जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमबी पुणे महाराष्ट्र। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का रिजल्ट्स कैसा था, आपको कितने मार्क्स आए हैं, ऐसा वैसा करके, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जस्ट 1 महीने पहले हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है। और अगर आप लोगों को पता हो कि बीएमएस का जो पूरा पैटर्न होता है वो अब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको अगर देखा जाए तो आपके पास 3 प्रोफेशनल ईयर होंगे एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप, जिसमें आपका एक प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 1.5 साल पूरे फर्स्ट ईयर में रहना है, जिसमें से आपके 6-6 महीने पर 2 आपके टर्म एंड एग्जाम होते हैं जो कि आपके कॉलेज में ही होते हैं, और तीसरा जो एग्जाम होता है आपका 1.5 साल के एंड में, वो होता है आपका यूनिवर्सिटी यानी कि फाइनल एग्जाम, जिसको पास करने के बाद आप सेकेंड प्रोफेशनल ईयर में पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल कितने मार्क्स का होता है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम जो पूरा होता है वो 1700 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी थ्योरी और वाइवा मतलब ओवरऑल जो टोटल मार्क्स होते हैं इतना ही होता है। सबसे पहले अगर बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो यार टर्म एंड एग्ज़ाम से काफ़ी अलग होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है, और टर्म एंड एग्ज़ाम्स आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। टर्म एंड एग्ज़ाम आपके होते ही इसीलिए हैं, साथ ही साथ आप प्रिपेयर भी कर पाओ इसलिए, वरना सच में मैंने देखा है, और ऐसा नहीं है कि ये दूसरों के साथ ही, ऐसा मेरे साथ भी खुद भी हुआ है कि 1.5 साल ना, मतलब हम इतने लापरवाह हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार हो जाएगा कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि लास्ट में जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के टाइम पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और हम सबके ऊपर था, फिर चाहे वो क्लास का टॉपर हो और वहाँ से लेकर के चाहे क्लास का कोई एवरेज बच्चा हो जिसने कभी भी पिछले पूरे 1.5 साल में अपनी बुक भी नहीं खोली होगी, हालाँकि ऐसा नहीं होता, बट फिर भी मैं उनकी बात कर रही हूँगी जो बिल्कुल जो लोएस्ट जो बच्चे होते हैं, जो कभी बुक्स ओपन ही नहीं करते हैं। ठीक है, सबका सेम वही हाल होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना भाई साहब, मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में कभी नहीं झेला। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि नीट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट नीट देने के बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में अपना पहला यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा इस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के आगे नीट भी कुछ नहीं था ब्रो। मतलब सीरियसली, आप अगर पहले से आपने अच्छी तैयारी की होती है, फिर भी आपको मेहनत करनी होती है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करके रखी है, तो लास्ट में आपको क्या है कि एफ़र्ट्स तो डालने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है, हेडेक आपको कम रहता है। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो लास्ट के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है, उसमें लिटरली ऐसा होता है कि हमें खाना खाने तक का टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहते हो, तो आपको मेस में जाना होता है अगर खाना खाने के लिए, तो आपको लाइन लगानी पड़ती है। तो आपको दिन का समझ लो 20 से 25 मिनट कितना भी कम करोगी, आधा घंटा वो तो जाने ही वाला है आपका खाना खाने में। उसके अलावा क्या होता था कि मतलब दिन भर पूरे हॉस्टल में सीढ़ियों से लेकर के नीचे के फ्रंट डोर तक सब कहीं न कहीं बैठे होते थे अपनी बुक्स लेकर के। ठीक है? सुबह से कोई 5 बजे से उठ रहा है, कोई सुबह 4 बजे से उठ रहा है, कोई रात भर पूरा जग रहा है सुबह 4 बजे तक, तो फिर वो जाकर के 7 बजे उठ रहा है। जैसे मेरी खुद की हालत क्या थी कि मतलब सुबह मेरा उठना होता था लगभग 5 साढ़े 5 बजे, और उसके बाद सोना मेरा लगभग 2 बजे के बाद ही होता था, ऐसा होता था। मतलब जो एंड टाइम था ना हमारा, मतलब बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जो पहले के 15 डेज़ थे, वो कुछ इस तरह गए हैं कि सिर्फ ढाई-ढाई 3-3 घंटे सो करके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया है पूरा। ठीक है? और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के आस-पास का जो टाइम पूरा होता है, लाइक हमारा क्या था कि एक 1 महीना पूरा थ्योरी में गया, 1 महीना पूरा वाइवा में गया। ठीक है? क्योंकि आप देखते होंगे टर्म एंड एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका वाइवा और थ्योरी 5 दिन में, आपकी थ्योरी 5 दिन में, आपका वाइवा खत्म हो जाता है आपके कॉलेज में। लेकिन जब आप यूटी एग्ज़ाम देते हो, तो क्योंकि सब्जेक्ट्स के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि 1 महीना पूरा थ्योरी के लिए रख लो, 1 महीना पूरा वाइवा के लिए रख लो, बीच में अगर गैप नहीं हुआ, लाइक सिर्फ 1 वीक का हुआ जैसा कि हमारे में था, तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर कभी-कभी क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है वाइवा और थ्योरी के बीच में, कभी-कभी 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ का भी गैप हो जाता है, तो इससे और ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है जब तक आपके एग्ज़ाम्स खत्म नहीं होते। तो ये 2 मंथ तो आपके थ्योरी और वाइवा में जाते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के जस्ट पहले का जो 1 से डेढ़ महीना होता है, वो भी पूरा का पूरा स्ट्रेस में जाता है। तो वो जो 3 से 4 महीने हमारे जाते हैं ना, सारे के सारे प्रिपरेशन से लेकर के वाइवा खत्म होने तक, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है हमारे लिए लिटरली। मतलब ऐसा होता था कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते ही रोना आ रहा है, ठीक है? और फिर पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कभी-कभी बिल्कुल चिल होके पढ़ाई कर रहे हैं, और अचानक से क्या होता है, अचानक से ऐसे दिमाग में आता है यार क्या पास होंगे क्या? और या फिर कितने मार्क्स आएँगे? क्योंकि अच्छे मार्क्स भी तो चाहिए, सिर्फ पास होना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है? आपको अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए। लेकिन जितना मैंने देखा है और जितना मैंने भी अपनी गलतियों से जो सीखा है और जो अपने बैचमेट्स को देखा है, तो मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले भी टर्म एंड एग्ज़ाम में थोड़ी-थोड़ी इतनी मेहनत कर लो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के
टाइम पर आपको रोना ना पड़े, ठीक है? टर्म एंड एग्ज़ाम में आते-आते इतनी मेहनत कर लो, जैसे कि फर्स्ट टर्म एंड पर, तो आपको फर्स्ट टर्म एंड का पूरा सिलेबस थोड़ा अच्छे से पता रहे कि आप पास हो जाओगे। सेकंड टर्म एंड आते-आते उसका सिलेबस थोड़ा इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है? और इसमें मैं सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ कि मुझे किस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा टेंशन हुई थी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो वो ऑब्वियसली 2 सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि सबको 2 सब्जेक्ट्स में ही प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर एमबीबीएस वालों से भी आप पूछोगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है? एनाटॉमी। लेकिन जब आप बीएमएस में आते हैं तो संस्कृत एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, और संस्कृत को लेकर भी सारे बच्चों की हालत सेम रहती है। जिसने पहले से संस्कृत पढ़ी हुई रहती है उसके लिए अच्छा रहता है। तो मुझे स्पेशली इन दोनों सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा डर था, और संस्कृत का तो मेरे भी दिमाग में यही था कि संस्कृत में मैं पास होने वाली हूँ भी या नहीं। और ये मैं कहूँगी कि मैंने लास्ट के टाइम में, लास्ट के जो 6 महीने थे, यानी कि सेकंड टर्म के बाद, मैंने उस 6 महीने में इतनी मेहनत की है संस्कृत के लिए, और लिटरली मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं संस्कृत में, और तब जाकर के मेरे संस्कृत में मार्क्स अच्छे आए हैं। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक वो मेरी बहुत बड़ी लापरवाही थी, और इसलिए मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हुआ क्या था कि दैट वाज़ द फर्स्ट डे ऑफ द थ्योरी एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एंड हम क्या करते थे कि लगभग हम सब पैदल चल के जाते थे, क्योंकि हमारा जो सेंटर था, एग्ज़ाम सेंटर, दैट वाज़ नॉट सो फार फ्रॉम द हॉस्टल। तो हम चलते-चलते ऐसे 20-25 मिनट में पहुँच जाते थे। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे, तो हम लगभग आधे घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते। जैसे कि हमारा 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो हम सब साढ़े 9 बजे वहाँ पर पहुँच ही जाते थे। तो फिर क्या होता था कि लगभग 9:40 पर जाकर के बेल बजती थी, और फिर आपको अपने रूम में जाना होता था, जहाँ-जहाँ पर आपका अपना-अपना आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो हम सब ऐसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े थे, 9:40 से ऊपर हो चुके थे, लगभग पौने 10 बज चुके थे, एंड हम सब बाहर खड़े थे, सब ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कैसा होगा ये सारी बातें, एंड बेल बजी और हमको अंदर के लिए बुलाया गया। अब जब अंदर जाना होता है तो क्या आपको सिर्फ़ एक चीज़, ये 2 चीज़ें सिर्फ़ अलाउड होती हैं, और वो होता है, एक होती है आपकी स्टेशनरी, यानी कि आपकी पेन, पेंसिल वगैरह, और दूसरी चीज़ होती है आपका एडमिट कार्ड, दैट इज़ मैंडेटरी, जिसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। मैं पेन भूल गई थी। मतलब मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ और मेरे बैग में पेन ही नहीं है, जबकि मैं 1 हफ़्ते पहले पूरे पेन का पैकेट लेकर के आई थी। 1 नहीं, वो भी 2-2, 12-12 पेन का 2 पैकेट। और मैंने एग्ज़ाम से जस्ट 1 रात पहले अपना पूरा बैग तैयार किया था, पेन, पेंसिल वगैरह पूरा लगा कर के, और हुआ क्या था, मैं वो रूम में ही भूल गई थी। आई वाज़, मतलब मुझे लग रहा था कि गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब तो, मतलब उस टाइम ना मेरे दिमाग में सारी बातें आने लगी थी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी क्योंकि मेरे पास तो पेन ही नहीं है लिखने के लिए, टीचर क्या बोलेगा, और सिर्फ़ 15 मिनट बचे हुए हैं, अभी यहाँ से वापस जाने में मतलब मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि वहाँ से ऑटो मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और मेरे पास तो स्कूटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। ना मैं ऐसे किसी को जानती हूँ कि मैं किसी के साथ गाड़ी पे बाइक पे बैठ कर के मैं चली जाऊँ और लेकर के आऊँ। और उधर कॉलेज के आस-पास भी कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं थी। तो आई वाज़ लाइक लॉस्ट, कुछ नहीं होने वाला मेरा। और उस दिन मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि यार, तुम एग्ज़ाम देने आए हो, तुम पेन कैसे भूल सकते हो? और यहाँ बात, मुझे लगा कि यहाँ बात लापरवाही की नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार अपना बैग चेक किया था, और ये हुआ मुझसे सुबह है, ठीक है? और मन कर रहा था मुझे खुद को बहुत मारने का, कि मैं अपना सर फोड़ लूँ, ऐसा-वैसा करने का। एंड इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, ठीक है? आपका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब एग्ज़ाम में आप क्या लिखोगे वो तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले 10 बार भी अगर चेक करना पड़े ना, तो 10 बार भी अपना बैग चेक करके जाओ। अगर आप अपने हॉस्टल से या जहाँ से भी आप निकल रहे हो अपने रूम से एग्ज़ाम देने के लिए, तो निकलने से जस्ट पहले ऑटो या बाइक पे भी बैठ गए हो ना, तो भी चेक करो भाई, मेरे पास पेन, पेंसिल और मेरा एडमिट कार्ड है या नहीं है ना? मतलब बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। और उसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट पेपर था वो संहिता अध्ययन का था, और पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन जिस तरह से मुझे लिखना था वो मैं लिख नहीं पाई। उस दिन मेरा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो ही गया था उस चीज़ के चक्कर में, बिकॉज़ मुझे इतना पैनिक हो गया था, मुझे लगा कि क्या होगा, अब कैसे लिखूँगी। वो तो थैंक्स टू वन ऑफ माई बैचमेट, वो पूरी पैकेट लेकर के आई थी, एंड उसने मुझे पेन दिया। मैं थैंकफुल हूँ आज तक उस लड़की के लिए कि उसने मेरी हेल्प की, क्योंकि मैंने देखा, मैं लिटरली ये बता रही हूँ, अब देखो मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ें भी होती हैं। लोग 10-10, 8-8 पेन लेके आए थे, लेकिन सब लोगों ने ऐसे लाइक छुपा करके रखा था, और जिनको मैंने देखा भी कि उनके पास इतनी पेन्स हैं, बट उन्होंने भी मुझे नहीं दिया पेन, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है ना कि यार मैं एक लेके आई हूँ, अगर ये नहीं चली तो क्या होगा, दूसरी नहीं चली तो क्या होगा, तीसरी नहीं चली तो क्या होगा। एंड तब मुझे सांस में सांस आई। लेकिन फिर सुनो उसके आगे क्या होता है। उसके आगे ये हुआ, हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे, हमें पेपर वगैरह मिले, क्योंकि पहले एमसीक्यू के पेपर मिलते हैं। हमें पेपर मिले, एंड मैंने पेन खोली,
ठीक है। पेन खोली और मैंने लिखना स्टार्ट किया एंड गेस व्हाट, पेन नहीं चल रही है। मतलब अब तो ऐसा लग रहा था ना मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं, और दूसरी पेन निकाली, वो भी नहीं चल रही है। अब मुझे लग रहा था कि यार इससे अच्छा तो था मैं पहले ही जाकर के पेन खरीद के लाई होती, जैसे भी 10-15 मिनट में ऑटो से जाके या कैसे भी। अब ये पेन नहीं चल रही है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे माँगूँ? टीचर से जाके बोलूँगी, वो भी मुझसे बोलेगा कैसे लापरवाह बच्चे हो, यू आर नॉट इन अ प्रोफेशनल कोर्स और तुम इतनी लापरवाह वाली हरकतें कर रहे हो। क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी होती है तो पैनिक मत होना, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी हम जब नई पेन यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ऐसे खींच करके चलती है, यानी कि उतनी स्मूथली नहीं चलती या फिर चलती ही नहीं है। तो उसको मैंने 2-3 मिनट ऐसे-ऐसे करके बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ा उसको, और तब जाकर के वो चली है। एंड रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि मैंने एमसीक्यू में 3 एमसीक्यू उसी चक्कर में गलत कर दिए, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस्ड हो चुकी थी ना उतने टाइम तक। मतलब सोचो 10 से साढ़े 10 आपको एमसीक्यू का टाइम दिया जाता है, और नॉर्मली मेरा एमसीक्यू इंटरनल टर्म एंड एग्ज़ाम में सिर्फ 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाता था, ठीक है? और उस दिन मैंने आधे घंटे में भी 3 एमसीक्यू मैं गलत करके चली आई, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी थे सच में। उसके बाद और उसके मतलब एमसीक्यू करते समय ना मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि मेरी वैसे भी प्रॉब्लम है, मैं पैनिक बहुत जल्दी होती हूँ, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, तो ऐसा हो चुका था उस दिन। और उसके बाद पेपर में भी मैं जितना मुझे लिखना था मैं लिख नहीं पाई, क्योंकि अब उस टाइम क्योंकि पहला एग्ज़ाम था, और सही मानो आप पहले कितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, वहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें उल्टी-सीधी कर देते हो। एंड मैंने क्या किया, पहले जब एमसीक्यू तो सॉल्व हो गए, और उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले लिखना शुरू कर दिया, और शॉर्ट क्वेश्चन एसएक्यू मैंने इतने लिखे कि मैंने 8, क्योंकि एसएक्यू होते हैं हमारे पास, मैंने वो 8 एसएक्यू 4-4 पेज में लिखे। मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि भाई रुक जा, टाइम नहीं होगा, इसके बाद एलएक्यू भी लिखने हैं। और लास्ट में जाकर के आप यकीन नहीं करोगे, एलएक्यू थे 4, 10-10 क्वेश्चन के, सोचो 40 क्वेश्चन का पेपर बचा हुआ था, एंड टाइम कितना था मेरे पास, सिर्फ 25 मिनट। अब उस 25 मिनट में मैंने उस 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कैसे लिखा था, मतलब उस दिन तो ऐसा हो गया था ना, मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया था। अटेम्प्ट सारे के सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है? और मैंने एलएक्यू तो मुझे अभी भी याद है, मैंने समिता के एलएक्यू एक-एक डेढ़-डेढ़ पेज में कैसे, और क्या होता है कि मैंने चार्ट फॉर्म में फिर ज़्यादा किया था, चार्ट और टेबल फॉर्म में। और जो उस दिन फर्स्ट डे मेरे साथ हुआ था ना थियरी एग्ज़ाम में, उसके बाद वापस से रूम पे आने के बाद दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में मेरा पूरा शाम तक का टाइम चला गया। हालाँकि फिर इस तरह से बाद के सारे पेपर्स अच्छे हुए, ठीक है? अब बात आती है वाइवा के एक्सपीरियंस की। आपको 2 बार आपके टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको अपने इंटरनल टीचर के साथ जो वाइवा होता है, उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा हो चुका रहता है। लेकिन एक्सटर्नल कितना खड़ूस आने वाला है, वो भी आपको नहीं पता होता है, ठीक है? मतलब वो कितने स्ट्रिक्ट होंगे वो टीचर। तो उसके पहले भी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई होती है। हालाँकि वाइवा मेरे सारे के सारे बहुत अच्छे गए थे, ठीक है? संस्कृत का वाइवा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे भी नहीं लगा था कि मुझे संस्कृत इतनी आने लगी है। मतलब फिर बाद में मुझे फ़ील हुआ कि यार मैंने एफ़र्ट्स डाले ना जो लास्ट के 6 महीने में, वो मेरे काम आए, क्योंकि मेरा संस्कृत का वाइवा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। एंड उस दिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मतलब इतना अच्छा मेरा संस्कृत का वाइवा गया। मुझे खुद से ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं संस्कृत इतना अच्छा कर सकती हूँ। सो दिस वाज़ ऑल फॉर वाइवा। अब आते हैं कि व्हाट वाज़ माय रिज़ल्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1700 का हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, पूरा जो ओवरऑल फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स। उसमें से मुझे 67.6% मार्क्स आए मेरे। मुझे पहले जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मैंने अपने मतलब कॉलेज के ही सर हैं, जो कि हमारे मेंटर थे, तो आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड सर बहुत ही कम नंबर आए, मतलब ये 67% क्या ही है। और क्योंकि मैं अपने टाइम में 12th तक भी मैं ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, तो अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब 80% तक तो हम इतना भी उम्मीद करते ही हैं। मुझे लगा यार ये बहुत कम है, बट उन्होंने मुझे बताया कि मेडिकल कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। एंड माई स्कोर वॉज 1135। मैं शांति से रूम में बैठी हुई थी, एंड देयर वॉज वन ऑफ माई बैचमेट, शी केम टू मी एंड शी टोल्ड कि काजल रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। अरे भाई मेरी हालत जो ख़राब हुई है, आई वाज़ लाइक मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मुझे रोना भी एक साथ आ रहा था और मेरे हाथ पैर सब काँप रहे थे। एंड वो बेचारी मुझे देख के इतना डर गई कि उसे उस समय लग रहा था, उसने मुझे बाद में कहा कि तुम्हारी सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने क्यों ही इसको बता दिया कि रिज़ल्ट आया, ठीक है? तो उसने मुझे 2-3 मिनट तक फिर थोड़ा-सा बोला कि अरे शांत रहो और आराम से रिज़ल्ट देखो। एंड क्योंकि मुझे संस्कृत का ही बहुत ज़्यादा डर था और एनाटॉमी का भी कहीं न कहीं था ही। तो और जब मैंने रिज़ल्ट देखा उसमें पास लिखा हुआ है, मैंने मार्क्स नहीं देखे अपने, बस मुझे उतने में ही खुशी हो गई। उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा यार पहले इस चीज़ की खुशी मनाने दो कि पास हो गए।
और फिर लगभग जाकर के मैंने जब सबको घर में सबको इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद जाकर के मैंने 1 घंटे बाद अपने मार्क्स देखे। मैंने देखा कि मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे संस्कृत की थ्योरी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चीज़ मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, लाइक जब आप यूट्यूब या फिर ऐसी कोई अलग चीज़ जैसे कि आपकी हॉबी होती है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, उसको अगर आप अपनी स्टडी के साथ फॉलो करते हो ना, तो लोग आपको बहुत ताने देते हैं और आप उनकी नज़र में रहते हो कि आप क्या कर रहे हो। वो आपके हर एक स्टेप को नोटिस करते हैं। लाइक सो मेनी पीपल, मेरे बैचमेट्स ही, वो मेरे पीठ पीछे बात करते थे और मुझे पता चलता था, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था, पर फिर मैंने छोड़ दिया। एंड वो क्या कहते थे कि ये यूट्यूब चलाती है या फिर पढ़ाई करती है? ऐसा वो मुझे बोलते थे। और कैसे करती होगी? कैसे दोनों चीज़ें मैनेज करती होगी? मतलब वो मेरी हँसी उड़ाती थी। उन्हें लगता है मैं यूट्यूब चलाती हूँ, उनमें पढ़ाई मुझसे होगी नहीं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को भी शायद उनका जवाब मिल गया होगा। एंड ये मुझे इस पर घमंड नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन खुद पर प्राउड ज़रूर है कि मैंने किया, दोनों चीज़ साथ में किया। कुछ बैचमेट्स मेरे ऐसे भी थे जिन्होंने जेन्युइनली मुझे मेरी इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट भी किया कि तुमने यूट्यूब के साथ-साथ अपने रिज़ल्ट्स इतने अच्छे मैनेज किए हैं। बट कुछ ऐसे भी थे जो शायद ये वेट कर रहे थे, या वो हमेशा ऐसा सोचते थे कि ऐसे कैसे करेंगे ये, या फिर देखते हैं इनका कैसे होता है। सो मैं आगे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, थैंक यू।